अब देखो, जो अभी लास्ट लेक्चर था वहां पे हमने टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा था, है कि नहीं? और वहां पे हमने क्या बोला था? वहां पे हमने बोला था कि टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट भी कैलकुलेट करते हैं या फिर टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट भी। अब नेक्स्ट यहां पे हम बात करेंगे टॉर्क के साइन कन्वेंशन की, क्योंकि टॉर्क हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन होगा तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं यहां पे कि मान लो एक लैडर है, मान लो यहां पे एक लैडर है, और जो भी लैडर है उसको हमने प्लेस किया है ग्राउंड पे। अच्छा, लैडर का जो दूसरा पार्ट है वो वॉल के कांटेक्ट में, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरी में क्या बोल रहा है कि वॉल और ग्राउंड दोनों ही हमारे वहां पे रफ है। तो जो भी लैडर है या रॉड है, रॉड को मान लो, लैडर मान लो, इसका मास लो m, लेंथ लो l, तो जो भी रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ कितनी है? l है। और जो भी रॉड है, रॉड को हमने इस तरह से लाके वहां पे क्या किया है? प्लेस किया है। रॉड यहां पे ग्राउंड के भी कांटेक्ट में है, साथ में रॉड यहां वॉल के भी कांटेक्ट में, दोनों ही यहां पे क्या है? रफ है। अब सबसे पहले बोल रहा हूं कि रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, रॉड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे इसके ऊपर वेट कहां पे आएगा? वेट आएगा इसके सेंटर ऑफ मास पे। फिर यहां पे शो करोगे ग्राउंड की नॉर्मल n1, फिर यहां पे शो करोगे वॉल की नॉर्मल n2। तो नॉर्मल यहां पे ग्राउंड की भी होगी, नॉर्मल यहां पे क्या होगी? वॉल की भी होगी। अच्छा, अब ये एंड कहां स्लाइड करने की कोशिश करेगा? ये एंड पीछे आने की कोशिश करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा F1 आगे की ओर। यहां पे रॉड का एंड नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा F2 ऊपर की ओर। तो यहां पे फ्रिक्शन F2 ऊपर लग रहा है, यहां पे फ्रिक्शन F1 कहां लग रहा है? आगे की ओर लग रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब जो भी रॉड है, इस रॉड पे हमने 3 पॉइंट मार्क किए, एक पॉइंट मार्क किया A, एक पॉइंट मार्क किया B, तीसरा पॉइंट मार्क किया C। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि टॉर्क कैलकुलेट करो अबाउट पॉइंट A, टॉर्क कैलकुलेट करो अबाउट पॉइंट A, या फिर बोल सकते हैं टॉर्क कैलकुलेट करो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट A। अब होता क्या है, जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे तो हमेशा हम उसको साइन असाइन करेंगे। अब जैसे बोल रहा हूं कि यहां पे तुम्हारी एक्सिस है, ये एक्सिस है, और यहां कहीं एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पे हम फोर्स लगा रहे हैं F ऊपर की ओर। अब इमेजिन करो, तुम बताओ मुझे यहां पे कि ये एक्सिस है, यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर। बताओ ये जो फोर्स रहेगा पार्टिकल को कैसा रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो यहां पे रोटेट कराने की टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइन कन्वेंशन क्या लेना है? इसका उल्टा भी ले सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर टॉर्क है तो साइन वहां पे लेना है पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थंब बाहर की ओर जाएगा, क्लॉकवाइज होगा तो थंब अंदर की ओर जाएगा, और क्लॉकवाइज होगा तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज है तो वहां पे क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। अब मुझे कैलकुलेट करना है टॉर्क किसके अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। तो इमेजिन करो, पॉइंट बोल सकते हैं, एक्सिस बोल सकते हैं। अब एक्सिस इमेजिन करो ए पे। बताओ ए पे अगर तुम एक्सिस इमेजिन करोगे तो नॉर्मल की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है, F1 की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है, इसका मतलब है N1 और F1, इसका टॉर्क तो 0 हो गया। अब ध्यान ये रखना है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना होगा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसीडर करेंगे। तो जैसे ये रॉड है, अब मेरे को अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ए,
अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ए, तो हम रोटेशन किसके अबाउट लें? हम रोटेशन लें ए के अबाउट वहां पे। अब बताओ ए के अबाउट अगर रोटेशन कंसीडर करोगे, मैंने क्या बोला है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है उसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन इमेजिन करना है। अब बताओ इसके अबाउट अगर रोटेशन इमेजिन करोगे तो ये जो फोर्स mg रहेगा, बताओ कैसा रोटेट कराएगा? ये इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज। अच्छा, ये F2 फोर्स कैसा रहेगा? ये F2 फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इस एक्सिस के अबाउट। N2 भी कैसा रोटेट कराएगा? N2 भी इसको रोटेट कराएगा वहां पे एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे तो F2 भी रोटेट करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, N2 भी रोटेट करा रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज। mg कैसा है? mg वहां पे क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है किसके अबाउट? हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ए। अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे यहां पे, अगर मुझे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है तब कैसे कैलकुलेट करें? एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव, क्लॉकवाइज का नेगेटिव। तो mg इस एक्सिस के क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? mg l/2 पे, ये एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये डिस्टेंस निकल के आएगा l/2 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो डिस्टेंस l/2 cos थीटा, तो हम लिखेंगे -mg इंटू l/2 cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो साइन लेंगे नेगेटिव, तो रिजल्ट हो जाएगा -mg l/2 cos थीटा। अच्छा, F2 का टॉर्क तो प्लस F2। अब ध्यान ना, F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा? अगर A एक्सिस है तो इस एक्सिस से F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L cos थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस F2 इंटू L cos थीटा प्लस N2। अब ये N2 की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है वहां पे? और ये अगर N2 की लाइन ऑफ एक्शन है तो A एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा L sin थीटा। तो यहां पे हो जाएगा प्लस N2 इंटू L sin थीटा। ये होगा हमारा टॉर्क अबाउट पॉइंट A। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? अच्छा, सिमिलरली मान लो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टॉर्क कैलकुलेट करो अबाउट पॉइंट B, तो अब एक्सिस इमेजिन करो B पे। बताओ एक्सिस अगर B से पास करेगी तो mg का टॉर्क 0। N2 कैसा रोटेट कराएगा? ये एक्सिस है, ये रॉड है, ये एक्सिस है। N2 कैसा रोटेट कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। F2 कैसा रोटेट कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। N1 कैसा रोटेट कराएगा? तो इस एक्सिस के अबाउट N1 क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। F1 कैसा रोटेट कराएगा? इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को F1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो F1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, N2 का एंटी क्लॉकवाइज, F2 का एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन N1 का जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट हमें रोटेशन क्या करना है? इमेजिन करना है वहां पे। तो अब बी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखने जाओगे तो वहां पे लिखो -N1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2 cos थीटा प्लस F1। अब बताओ F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा? ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस B से हो जाएगा L/2 sin थीटा प्लस N2। अब N2 के लिए अगर देखोगे ये एंगल थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है कि नहीं है? और ये अगेन हो जाएगा L/2 sin थीटा प्लस F2 के लिए जाओगे तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो एक बार चेक करना, इस तरह से हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं अबाउट A, अबाउट B, और सिमिलरली कैलकुलेट करके देख लेना अबाउट टॉर्क C। क्लियर? तो जब भी हम किसी बॉडी पे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव है। इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर तुम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चल रहे हो
तो एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा वहां पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा वहां पे। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कपल। तो लिखो वहां पे नेक्स्ट टर्म, वहां पे नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो यहां पे आ रही है कपल। अब देखो कपल को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी बॉडी पे अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ये बॉडी है, जैसे ये हमारी बॉडी है और इस बॉडी पे क्या लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन इक्वल और ऑपोजिट, लेकिन जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है और इनके बीच में मान लो डिस्टेंस है d। तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं और इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे क्या है, d है। तो कपल कब बनता है, कपल बनता है अगर किसी बॉडी पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस बन रहे हैं लेकिन ये फोर्सेस कुछ डिस्टेंस से वहां पे क्या है, सेपरेटेड है। अगर ऐसा होगा तो वो जो फोर्स का पेयर होगा उसको वहां पे हम कपल बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखना तो लिख लो वहां पे, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ईच ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, a pair of forces each of same magnitude and acting in opposite direction is called a couple। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे कपल लग रहा है तो ध्यान रखना उस बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है, उस बॉडी की प्रॉपर्टी है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। अगर किसी बॉडी पे कपल बन रहा है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। लेकिन क्या चीज 0 नहीं है, तो ये जो फोर्स रहेगा वो फोर्स यहां पे टॉर्क क्रिएट करेगा। तो ध्यान रखना है टॉर्क वहां पे 0 नहीं होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस d है, यहां पे एक पॉइंट लो A, यहां पे एक पॉइंट लो A, यहां पे एक पॉइंट लो B और यहां कहीं एक पॉइंट लो C। अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, अगले स्टेप में हम तीनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा बताओ A पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, तो A पॉइंट के अबाउट देखोगे तो F का टॉर्क 0। अब इसके अबाउट अगर देखोगे तो ये फोर्स कैसा रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और ये होगा F इंटू डी। अगर A पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो वो होगा F इंटू डी। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं B पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा है, तो B पॉइंट के अबाउट देखोगे इस F का टॉर्क 0 है। ये जो F रहेगा ये F इसको अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, तो F इंटू डी। अब मान लो C पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, ये डिस्टेंस x है, तो C पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे F इंटू एक्स, ध्यान एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पे हो जाएगा प्लस F इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा D माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस F इंटू डी माइनस एक्स वहां पे। तो C पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो आएगा F इंटू एक्स प्लस F इंटू डी माइनस F इंटू एक्स, ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और C पॉइंट के अबाउट टॉर्क आता है वहां पे कितना, F इंटू डी। इसका मतलब है प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उस केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट हम देखेंगे टॉर्क हमेशा सेम निकल के आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी इज 0, if the net force acting over a body is 0, then if net force acting over a body is 0, then torque about any point
then torque about any point will always remain same. तो लिखो वहां पे, if net force acting on a system is 0, then the torque is same about any point. अगर किसी बॉडी या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे टॉर्क हमारा क्या है, सेम रहेगा. अब इसको आगे हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है और हमें किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो आगे लिखो वहां पे, a consequence is that if net force 0 and torque net is 0 about any one point, then net torque is 0 about any point. पहले हमने क्या बोला कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है किसी पॉइंट के अबाउट देखोगे टॉर्क सेम निकल के आएगा. अब उसको आगे हम क्या एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है और किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क 0 दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होना चाहिए. तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए वहां पे. नेक्स्ट लिखो वहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ध्यान है, ये आगे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट लिखो वहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अब जैसे मान लो यहां पे हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और यहां कहीं हमारी क्या है, एक बॉडी है. और इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं. यहां कहीं एक फोर्स लग रहा है F1, यहां कहीं एक फोर्स लग रहा है F2, यहां कहीं एक फोर्स लग रहा है F3. तो हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं. F1 फोर्स लग रहा है कहां पे, R1 पे. F2 कहां लग रहा है, R2 पे. F3 कहां लग रहा है, R3 पे. तो हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि इन सभी फोर्स को वहां पे हम एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करें. बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं. अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि इन सभी फोर्स को हम एक सिंगल फोर्स F से रिप्लेस करें. F का मतलब होगा F1 प्लस F2 प्लस F3. अब इन सभी फोर्स को हम एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इस सिंगल फोर्स को हम किस पॉइंट पे अप्लाई करें, तो वो अप्लाई कर रहे हैं R डैश पे. तो ये जो R डैश रहेगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा. लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखो वहां पे point of application of force is the point at which if net force is assumed to be acting, then it will produce the same translational as well as rotational effect as was produced earlier. तो point of application का मतलब होता है कि इन सभी फोर्स को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करें. अब इस सिंगल फोर्स को हम किस पॉइंट पे अप्लाई करें जिससे कि जैसा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन इन फोर्सेस ने मिलकर इस बॉडी में क्रिएट किया है, वैसा ही ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन ये सिंगल फोर्स इस पॉइंट पे लगाने पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा वहां पे. अगर ऐसा होगा तो वही हमारी वहां पे क्या होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी वहां पे. देखो आया कि नहीं आया इतना समझ में वहां पे. तो नेक्स्ट हम लोग बात कर चुके हैं कपल की, फिर इसके हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की. तो आगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे. नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन.
तो बताना है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है। टॉर्क और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या है वहां पे। तो इमेजिन करो कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। लेकिन कैसे रोटेट कर रही है? रोटेट कर रही है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो हमारे पास एक बॉडी है जो अपनी एक्सिस के अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से वहां पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अच्छा, अब इस बॉडी में बताओ ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कि नहीं है? और जब ये बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो इस बॉडी का हर पार्टिकल एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या करेगा? रोटेट करेगा वहां पे। अब मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है और ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? ये एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे है वहां पे। अब इमेजिन करो कि इस पार्टिकल को एक ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को कहां से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है। अब बताओ, ये ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल को ऊपर से देखेगा तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? इस पार्टिकल का मास m1 और ये पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे वहां पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब ये तुम बताओ मुझे कि अगर कोई बॉडी वहां पे, अगर कोई बॉडी या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अच्छा मान लो किसी टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बताओ इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कितने लगेंगे? तो किसी भी टाइम पे अगर तुम देखोगे इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल वहां पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग सकते हैं। एक फोर्स लग सकता है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल कहां एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। और दूसरा वहां पे लग रहा होगा टेंजेंशियल फोर्स Ft। देखो है कि नहीं वहां पर? तो मैंने क्या बोला, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो अपनी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है। किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और हम m1 पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। उस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, दूसरा लग रहा होगा टेंजेंशियल। लेकिन ये फोर्स इंटरनल नहीं होंगे, ये फोर्स होंगे एक्सटर्नल। अच्छा बताओ, एक्सिस के अबाउट किसका टॉर्क जीरो हो गया? इस एक्सिस के अबाउट Fc का टॉर्क तो जीरो हो गया क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है। किसका टॉर्क बनेगा? Ft का टॉर्क बनेगा। तो जो भी टॉर्क आएगा एक पार्टिकल का वो आ जाएगा Ft इंटू R1। वहां पे Ft वहां पे क्या हो गया? Ft हो गया वहां पे मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा R इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा R1 अल्फा। देखो है कि नहीं है? टेंजेंशियल फोर्स को हम लिखेंगे m इंटू एटी, एटी का मतलब R अल्फा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू अल्फा। अब Ft की वैल्यू पुट कर दो। Ft की वैल्यू अगर पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा m1 R1 स्क्वायर अल्फा। और ध्यान है, ये कौन सा टॉर्क है? ये टॉर्क हमने एक पार्टिकल का कैलकुलेट किया है। अच्छा, टोटल टॉर्क की बात करेंगे और ये टॉर्क एक्सटर्नल होगा। अब भाई इस पार्टिकल, इस रॉड, इस एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं। सभी पार्टिकल का वहां पे क्या बनेगा? टॉर्क बनेगा। तो टोटल टॉर्क के लिए लिखेंगे m1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा टिल होगा mn Rn स्क्वायर अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पर? अब जो टोटल टॉर्क आएगा वो यहां पे क्या होगा? टोटल टॉर्क हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर m2 R2 स्क्वायर टिल mn Rn स्क्वायर। अल्फा तो कांस्टेंट है, मैंने लिखवाया था। बॉडी अगर रिजिड होगी तो अल्फा सबके लिए सेम रहेगा।
तो अल्फा बाहर आएगा, यहां पे आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर टिल mn स्क्वायर। अब बताओ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर टिल mn स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क आता है वो आता है I इंटू अल्फा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? I इंटू अल्फा वेक्टर के बराबर होगा वहां पे। तो जब हम नेट एक्सटर्नल टॉर्क की बात करेंगे तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर है? I इंटू अल्फा के बराबर है। और ध्यान है ये रिजल्ट किससे सिमिलर है? ये रिजल्ट सिमिलर है नेट एक्सटर्नल फोर्स से। नेट एक्सटर्नल फोर्स को हम लिखते थे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वहां पे एक्सेलरेशन था ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल में अल्फा होता है। वहां पे मास अपोज करता है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो भी रिलेशन आ रहा है टॉर्क और अल्फा में वो क्या निकल के आता है? तो फाइनली जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क वहां पे I इंटू अल्फा के बराबर है। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वहां पे जो भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो यहां पे हो जाएगा I इंटू अल्फा के बराबर। अब ध्यान है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखना है, जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे उसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करेंगे। और ध्यान ना जो डायरेक्शन टॉर्क का होगा वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा? अल्फा का होगा। अच्छा, अब टॉर्क से रिलेटेड अगर देखोगे तो तीन तरह के क्वेश्चन वहां पे क्या होते हैं? फ्रेम होते हैं। एक जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो फ्रेम होता है इक्विलिब्रियम का। मैंने क्या बोला वहां पे? मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क है I इंटू अल्फा के बराबर है। तो इससे तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम बेस्ड होता है, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है कि वहां पे टॉर्क दिया होगा, अल्फा निकाल रहे होंगे, और तीसरा जो आता है वो आता है टॉपलिंग से रिलेटेड, है कि नहीं? और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? हिंजेस की, नॉर्मल की बात करेंगे। लेकिन मेनली जो तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आईआईटी में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, एक तो है इक्विलिब्रियम के बेसिस पे, दूसरा है फॉर्मूला, और तीसरा जो रहेगा वो टॉपलिंग। ये तीनों ही चीजें इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी? इक्विलिब्रियम की। अब देखो जो इक्विलिब्रियम है, वर्क पावर एनर्जी में याद होगा इक्विलिब्रियम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। लेकिन यहां पे जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे यह है कि बॉडी हमारी रेस्ट में है। वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो या मूव कर रही हो। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोटेशनल मोशन में, वहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि बॉडी हमारी कैसी है? रेस्ट में। अच्छा, अब जो भी इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले लिखो यहां पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज इन स्टेट। नो चेंज इन स्टेट का मतलब है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी, और बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बाद में भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अब जो भी इक्विलिब्रियम है, जो भी इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो इक्विलिब्रियम रहता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो आता है वो आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। या तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? ट्रांसलेशनल या फिर इक्विलिब्रियम रोटेशनल। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट में है।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी अभी मेरी कैसी है, रेस्ट में है। तो बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो फॉर्मूला सबने पढ़ा है, ट्रांसलेशनल मोशन में नेट एक्सटर्नल फोर्स को हम लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां पे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो या तो रेस्ट लिखो या फिर लिखो कांस्टेंट v। यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर रोटेट कर रही होगी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अब मैंने क्या बोला है, बॉडी अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब है बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका रिजल्टेंट वहां पे जीरो होना चाहिए। तो जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिमिलरली अभी हमने रिजल्ट क्या प्रूव किया कि जो भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो I इंटू अल्फा के बराबर होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो अल्फा जीरो होना चाहिए। और अल्फा अगर जीरो है इसका मतलब है कि बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पहले तरीके का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इक्विलिब्रियम बेस्ड होगा और ज्यादातर क्वेश्चन में बॉडी हमारी कैसी होगी, रेस्ट में होगी। तो बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे दोनों इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, नेट फोर्स भी जीरो करेंगे और नेट टॉर्क भी जीरो करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला था कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे टॉर्क सेम आएगा। अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो ध्यान रखना है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं वहां पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ड्रॉ करो जरा। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि यहां पे एक रॉड है, यहां पे एक रॉड है, रॉड का मास है m, रॉड की लेंथ है l। तो रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ यहां पे l है और ये रॉड कनेक्टेड है विद टू स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग एंड पे है और एक स्ट्रिंग L/4 पे। तो हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को हमने दो स्ट्रिंग से क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो जो भी रॉड है, रॉड को हमने दो स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है। यहां पे रॉड का मास m, रॉड की लेंथ वहां पे क्या हो गई l, और रॉड का कितना पार्ट बाहर निकला हुआ है, तो रॉड का जो पार्ट निकला हुआ है वो निकला हुआ है L/4। अच्छा अब बताओ, रॉड को अगर हम इस तरह से हैंग करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग मेरी क्या होगी, टाइट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T1 है और इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T2 है तो ये दोनों टेंशन हमें कैलकुलेट करने हैं। अच्छा टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो अवे फ्रॉम रॉड, अवे फ्रॉम सीलिंग। हमें T1 T2 यहां पे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है T1 और T2। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो हमें मालूम है सबसे पहले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे T1, यहां पे शो करोगे T2 और रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे शो करेंगे हम m इंटू जी। ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है L/2 पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब बताओ ये रॉड कैसी है, तो हम बोलेंगे ये जो रॉड है ये रॉड मेरी रेस्ट में, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब है कि यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी एप्लीकेबल है और यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी
एप्लीकेबल। यहां पे दोनों इक्विलिब्रियम मेरे क्या है, एप्लीकेबल है। अच्छा, दोनों इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है तो पहले अप्लाई करो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या था, नेट फोर्स 0, तो T1 प्लस T2 किसके बराबर, m इंटू जी के बराबर। ये हो गई इक्वेशन 1। तो एक तो हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। मान लो हम T1 के अबाउट देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, T1 का टॉर्क 0, mg क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, T2 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। अच्छा, mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 साइन लेंगे माइनस mg इंटू l/2 प्लस T2, ये l/4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का 3l/4 है, तो T2 इंटू 3l/4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देखो है कि नहीं है वहां पे, यहां पे अगर देखोगे तो यही इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही है वहां पे। अच्छा, अब ये तुम बताओ वहां पे T2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। T2 जो रहेगा वो हो जाएगा mg/2 इंटू 4/3, तो रिजल्ट हो जाएगा 2mg/3। देखो है कि नहीं यहां पे, तो T2 हो गया 2mg/3 और T1 जो रहेगा वो हो जाएगा mg/3 वहां पे। तो यही हमारा दोनों स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन है वहां पे। तो यहां पे हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी यूज किया है और साथ में यहां पे हमने यूज किया है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। अब इसी डायग्राम को थोड़ा चेंज करो यार, और अब इस रॉड को हम इस तरह से हैंग कर रहे हैं। अब जो रॉड है, रॉड इस तरह से हैंग की जा रही है, और ऐसे भी हम रॉड को हैंग कर सकते हैं अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अनइवन है। देखो है कि नहीं आप, अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ वहां पे अनइवन है तो रॉड को हम इस तरह से हैंग करेंगे, नहीं हैंग करेंगे वहां। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है T2। अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है T1 एंड T2। तो बताना है अब यहां पे T1 और T2 इसकी वैल्यू क्या है। तो हमें फिर से मालूम है ये रॉड मेरी रेस्ट में है, इसका मतलब है यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी एप्लीकेबल, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी एप्लीकेबल। ये एंगल मान लो थीटा। अब बताओ रॉड का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां पे, तो शो क्या करोगे, एक तो शो करोगे यहां पे T1, यहां पे T2। तो एक तो शो करोगे तुम यहां पे T1, दूसरा शो करोगे यहां पे T2, और तीसरा शो करोगे यहां पे m इंटू जी। पहली इक्वेशन क्या निकल के आएगी, पहली इक्वेशन निकल के आएगी T1 प्लस T2 m इंटू जी के बराबर। पहली इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, पहली इक्वेशन निकल के आ रही है T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 mg के बराबर होगा वहां पे। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। मान लो हम T1 के अबाउट देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, T1 का टॉप 0, mg क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, T2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ये डिस्टेंस l/2 है। अब ट्रिग्नोमेट्री से चेक करो, ये डिस्टेंस l/2 कॉस अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो mg का माइनस mg इंटू l/2 कॉस थीटा। T2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये l कॉस थीटा, तो प्लस हो जाएगा T2 इंटू
L cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो T2 कितना निकल के आ जाएगा, T2 निकल के आ जाएगा वहां पे L L कैंसिल आउट होगा, cos थीटा कैंसिल आउट होगा, T2 की वैल्यू आ जाएगी वहां पे mg/2। अच्छा, T2 की वैल्यू अगर mg/2 है, अगर T2 mg/2 है तो T1 भी कितना आएगा, T1 भी आएगा वहां पे mg/2। देखो है कि नहीं, वहां पे T2 अगर mg/2 है तो वहां पे T1 भी कितना आ जाएगा, T1 भी आ जाएगा mg/2। तो इस केस में दोनों स्ट्रिंग में टेंशन मेरा कैसा निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, अगेन यहां पे सीलिंग। यहां पे सीलिंग है, यहां पे एक रॉड कनेक्टेड है, रॉड का मास दिया हुआ है वहां पे 10 kg, रॉड का मास 10 kg, रॉड की लेंथ 2 मीटर, रॉड कनेक्टेड है विथ 2 स्ट्रिंग्स। यहां पे हमने हुक के थ्रू एक लोड को लाके हैंग किया है, कितने डिस्टेंस पे लाके हमने हैंग किया है, तो इसको हमने हैंग किया है एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर। जो लोड हमने यहां पे लाके हैंग किया है, तो वो लोड हैंग किया है यहां पे 40 kg का। तो रॉड का मास 10 kg है, यहां पे हमने 40 kg का लोड लाके हैंग किया है, कितने डिस्टेंस पे, इसको हमने हैंग किया है 0.2 पे। 0.2 की जगह देखो 0.5 भी ले सकते हैं, तो इसको मान लो 0.5। ध्यान, 0.5 मिडिल नहीं है, रॉड की टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है, तो ये अगर 0.5 होगा तो ये डिस्टेंस वहां पे, अब इस तरह से जब हम ब्लॉक को लाके हैंग करते हैं तो ये पूरा सिस्टम मेरा रेस्ट में है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो यहां पे भी टेंशन कुछ डेवलप हुआ T1, यहां पे टेंशन डेवलप हुआ T2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन दोनों टेंशन को वहां पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वहां पे। अब अगेन क्या चीज ध्यान रखनी है, बॉडी रेस्ट में है। बॉडी अगर रेस्ट में, इसका मतलब है कि यहां पे नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। अब मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, बताओ रॉड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे T1, यहां पे T2, फिर इसके मिडिल पे M इंटू G, यहां पे ध्यान है ये डिस्टेंस 0.5, ये डिस्टेंस 1। पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन लिखोगे T1 प्लस T2 किसके बराबर, M प्लस M इंटू G के बराबर। तो 40 प्लस 10 50 इंटू G, दैट इज 500 न्यूटन। ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 करो। तो इस पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क 0, mg क्लॉकवाइज, T2 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माइनस mg इंटू 0.5 माइनस mg इंटू 1, यहां पे होगा mg इंटू 0.5, यहां पे हो गया mg इंटू 1 प्लस T2 इंटू L इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं है वहां पे mg इंटू 0.5, कैपिटल mg इंटू 1, और यहां पे हो जाएगा T2 इंटू L इक्वल्स 0। अब सॉल्व करो वहां पे, m इंटू जी 40 इंटू 0.5 माइनस 200 माइनस m इंटू जी 100 प्लस T2 लेंथ 2 इक्वल्स टू 0। तो T2 जो रहेगा वो हो जाएगा 150 न्यूटन। 300 डिवाइडेड बाय 2 150 न्यूटन, और T2 अगर 150 न्यूटन है तो T1 जो रहेगा वो हो जाएगा वहां पे 350 न्यूटन। देखो है कि नहीं है वहां पे,
इसका मतलब है कि T1 की वैल्यू 350, T2 की वैल्यू 150। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होंगे, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होंगे। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी में ध्यान रखनी है, किस साइड लोड ज्यादा है, T1 के साइड लोड ज्यादा था या T2 के साइड लोड ज्यादा था, तो हम बोलेंगे T1 के साइड लोड ज्यादा था। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, जिस साइड लोड ज्यादा होगा टेंशन भी उधर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं कि टेंशन हमेशा सेम रहेगा। टेंशन किस साइड ज्यादा होगा, जिस साइड लोड शिफ्ट कर गया होगा, या जिस साइड लोड ज्यादा होगा टेंशन उस स्ट्रिंग का ज्यादा होगा और दूसरे का टेंशन वहां पे क्या होगा, कम होगा वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम यहां पे क्या शो कर रहे हैं, यहां पे शो कर रहे हैं वॉल, यहां पे वॉल है और ये हो गया ग्राउंड। और इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने एक लैडर को लाके प्लेस किया है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक लैडर को लाके प्लेस कर रहे हैं। लैडर का जो मास है वो लो वहां पे 10 kg, लैडर की लेंथ लो वहां पे 1 मीटर। ये लैडर थीटा एंगल पे है, थीटा की वैल्यू दी हुई है वहां पे 37 डिग्री। अच्छा, जो भी वॉल है, वॉल यहां पे फ्रिक्शन लेस है। इस लैडर के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, जो भी लैडर है इस लैडर के ऊपर यहां कहीं एक पर्सन खड़ा हुआ है। पर्सन का मास दिया हुआ है, पर्सन का मास दिया है वहां पे 60 kg। पर्सन कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो पर्सन खड़ा है एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर। लेकिन जब ये पर्सन इस लैडर के ऊपर खड़ा हुआ है तो ये लैडर हमारी रेस्ट में है। तो जो भी लैडर है, लैडर हमारी कैसी है, रेस्ट में है, पर्सन भी रेस्ट में है। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में लिखो वहां पे फाइंड आउट द फोर्स, या ऐसा लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल फोर्स exerted by the wall, find out the total force exerted by the wall and the ground on the rod। तो बताना है वहां पे कि वॉल और ग्राउंड, हमें यह बताना है वहां पे कि वॉल और ग्राउंड दोनों ने लैडर के ऊपर टोटल फोर्स कितना अप्लाई किया। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे फाइंड आउट द टोटल फोर्स, फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल एंड द ग्राउंड ऑन दिस लैडर। तो बताना है लैडर के ऊपर ग्राउंड और वॉल टोटल कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे लैडर का वेट, कितने डिस्टेंस पे होगा लैडर का वेट, तो लैडर का वेट होगा यहां से 0.5, ऊपर से भी 0.5 वहां पे। दूसरा हम शो करेंगे पर्सन का वेट, है ना, पर्सन प्लस लैडर दोनों को मिला के हम सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। पर्सन प्लस लैडर दोनों को मिला के हमने सिस्टम डिफाइन किया है वहां पे। तो ये पूरा मेरा सिस्टम है वहां पे, वॉल और ग्राउंड नहीं है, लैडर प्लस पर्सन सिस्टम है। लैडर प्लस मैन, यही हमारा वहां पे क्या है, सिस्टम है। अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे वहां पे कि अगर हम
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका वेट यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल n1, वॉल की नॉर्मल n2, नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। अच्छा बताओ n1 को कौन बैलेंस करेगा, तो हम बोलेंगे n1 को बैलेंस कर देगा दोनों का वेट, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि दोनों के वेट को n1 बैलेंस कर रहा होगा। अब बताओ n2 को कौन बैलेंस कर रहा है, बताओ n2 को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है क्या? क्वेश्चन में केवल ये बोल रहा है वॉल स्मूथ है, क्वेश्चन में ग्राउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन यहां पे रॉड को, लैडर को रेस्ट में रहना है, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, क्योंकि ये रफ होगा तो ये अप्लाई करेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा लेफ्ट की ओर, और इसको हम एफएस बोलेंगे। तो n2 को कौन बैलेंस कर देगा, n2 को fs बैलेंस कर देगा, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। n1 की वैल्यू तो मिल गई वहां पे, n1 हो जाएगा m प्लस m इंटू जी, दैट इज कितना हो गया 700 न्यूटन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वहां पे n2 fs, और जो टोटल फोर्स रहेगा ग्राउंड का, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, तो ग्राउंड ने जो टोटल फोर्स अप्लाई किया है वो होगा √n1 स्क्वायर प्लस fs स्क्वायर। तो यहां पे फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो फोर्स होगा जो n2 को क्या कर रहा होगा, बैलेंस आउट कर रहा होगा वहां पे। तो n1 तो मिल गया, लेकिन n2 और fs नहीं मालूम है। अब अगली इक्वेशन आएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। बॉडी हमारी रेस्ट में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो नेट टॉर्क वहां पे जीरो होना चाहिए। अब कैलकुलेशन को इजी करना है, बताओ अगर हम एक्सिस यहां पे इमेजिन करें तो कैलकुलेशन इजी हो गया कि नहीं इजी हो गया? n1 का और fs का टॉर्क यहां पे क्या है, जीरो है, देखो है कि नहीं है? n1 का और fs का टॉर्क यहां पे क्या है, जीरो है। अच्छा अब mg कैसा रोटेट करा रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट देखना है। इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो mg एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा होगा, ये mg भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन n2 जो रहेगा वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन लिखोगे -mg इंटू 0.5 cos थीटा, फिर यहां पे हो जाएगा -mg, ये 0.2 तो ये 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 cos थीटा। ध्यान है ना, ये mg की लाइन ऑफ एक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो cos थीटा बनेगा वहां पे, प्लस, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज थे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव था, क्लॉकवाइज नेगेटिव था, तो -n2 इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा वहां पे 1 sin थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा की वैल्यू वहां पे 37 डिग्री दी हुई है। अब कैलकुलेशन का पार्ट मेरा नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हें करना है। तो थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से n2 आएगा, n2 की वैल्यू पुट करोगे तो fs मिल जाएगा, और fs और n1 की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे ग्राउंड ने कितना फोर्स अप्लाई किया वो भी हमारा क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा वहां पे। क्लियर? तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और अगर तुम मॉड्यूल देखोगे, बुक भी देखोगे, कोई बुक या कोई मॉड्यूल देखोगे, तो वहां पे इस तरह से इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें केवल ये देखना है कि बॉडी रेस्ट में है क्या। बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि हम नेट फोर्स को जीरो कर देंगे और नेट टॉर्क को भी वहां पे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे वहां पे। क्लियर? तो अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन बुक के और मॉड्यूल के सॉल्व करना है, और आईआईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखना है। अगला जो लेक्चर आएगा तो उसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी टॉर्क का जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है आई अल्फा फॉर्मूला बेस्ड, तो वहां पे हम उस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे किसकी, टॉपलिंग की, है कि नहीं। तो अब तुम्हारा काम क्या है, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना वहां पे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो अब इतना वहां पे।